नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, यूजीसी एक्ट के विरोध में, नए नियमों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसे बनाने में त्रुटियां थी और यह समानता के लिए नहीं, सवर्णों के खिलाफ जो शिकायतें रही देश के कई नेताओं की, छात्र संगठनों की, समाज की, और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता है। तो जो नया कानून बना उसे अभी रोक दिया गया है, आगे भी सुनवाई होगी और कहा गया है कि पुराना कानून लागू होगा। तो सरकार की वह कोशिश जिसके पीछे हम लोग कह रहे थे कि यह संयोग नहीं प्रयोग है, और सभी ने देखा कि विरोध और समर्थन का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, जो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वे भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर चुके थे। उनके बेटे सांसद करण भूषण सिंह, मतलब यूपी से तेज आवाज उठ रही थी, बिहार में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही थी। राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने समर्थन कर दिया, शिवानंद तिवारी ने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगने लगा कि सवर्ण वर्ग ही जो है वह अत्याचारी है। लेकिन यह कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा था कि झूठी शिकायतें होगी सवर्णों के खिलाफ तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरीके से यह कानून तो लागू नहीं हो सकता है। इस पर नोटिसें जारी की गई है और आगे तो जो यह माना जा रहा था राजनीतिक प्रयोग के बारे में कि बीजेपी जो कमंडल की राजनीति करती रही, अब उसने कमंडल और मंडल दोनों को साथ लिया है और जो सवर्ण समाज यह महसूस करने लगा था कि उसे तो देखने वाला, पूछने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि यह असमानता दूर करने के लिए नहीं है, इससे और किसी वर्ग के प्रति आक्रोश बढ़ेगा, झूठी शिकायतें दर्ज होगी और दूसरा पक्ष जो कभी अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से प्रारंभिक जीत मिली है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये उस तमाम उसका वैलिडेशन है जो हम और आप कह रहे थे, 2 दिन से हम लोग कह जी। रहे थे। और तमाम तरह की शिकायतें लोगों की थी कि मनुवादी मीडिया है, सवर्ण लोग हैं, बैठ करके जो है ये सब तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोगों की बातों को एक वैलिडेशन मिला है, क्योंकि जी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक नहीं लगाई है, रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वही बात हम लोग बिल्कुल। 2 दिन से कह रहे थे। और जी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि तमाम लोग अब सुप्रीम कोर्ट की भी और जजों की भी जाति खोजना शुरू करेंगे। उस पर खैर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ये सिस्टम की बात करेंगे। हाँ, वही अब उसकी बात करने लगेंगे, जी। लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाते। हम लोग सिर्फ मेरिट पर पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी हम लोग मेरिट पर बात करेंगे। जी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियम को बनाने में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, उससे लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसको अभी नहीं लागू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आजादी के बाद 75 साल के बाद हम लोगों ने जी। जातिहीन, जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या उन हम्म। सबको गंवा देना है? ये पूछ रहे हैं चीफ बिल्कुल। जस्टिस कि क्या हम लोग एक प्रतिगामी समाज बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं? ये उनकी हम्म। टिप्पणियां थी। ये टिप्पणी करने के बाद उन्होंने इन नियमों पर रोक लगाई, यूजीसी को भी नोटिस जारी किया, भारत सरकार को भी नोटिस जारी किया, उनसे इसकी शब्दावली को लेकर के ये उन्होंने इसमें सुधार करने की भी बात कही, लेकिन नोटिस का जवाब मांगा है, मार्च में अगली सुनवाई होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 का जो नियम है वो नियम लागू रहेगा। इसका मतलब जो जी। डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कैंपस भेदभाव को लेकर के जो कानून नियम पहले से चला आ रहा था वो नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि एससी एसटी समाज के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई भी, चाहे ओबीसी का हो या सामान्य जाति का हो, उस पर कार्रवाई होगी। जो पुराना कानून है उस नियम से चलेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। अगर 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 उसमें कोई फर्जी शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले जी। के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ये भी कि जो उस पुराने नियम में ये था कि 10 लोगों की कमेटी होगी और उस 10 लोगों की कमेटी में अनिवार्य रूप से 2 जनरल कास्ट के लोग होंगे, वो व्यवस्था जारी रहेगी। मतलब हर जी। कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा, फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और शिकायत अगर सही पाई जाती है तो जो अत्याचार करने वाला है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम्म। ये पुराना नियम था, ये नियम जारी रहेगा। और इस बात का स्वागत करना चाहिए है कि एकदम जो राजनीति चल रही है, जो लोकप्रिय धारणा बन रही है, उन सब से ऊपर उठ करके जो देश की न्यायपालिका है उसने उस विशुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर, गुण दोष के बिल्कुल। आधार पर
जी सरकार के का जो रेगुलेशन का जो गाइडलाइंस आए थे उनको देखा और उसके आधार पर उसकी भाषा को लेकर के उसके जो दिशा निर्देश बनाए गए उनको लेकर के एक टिप्पणी की और उसको रोक दिया। तो ये आपने ठीक जी कहा कि ये प्रारंभिक जीत है, एक जो लोग सेंस की बात कर रहे थे उन लोगों की। हम्म, हालांकि एक बड़ा वर्ग जी आएगा जो कहेगा कि नहीं ये बड़ी हार हो गई, बड़ा बुरा हम्म, हो गया, बड़ा अत्याचार हो गया, वो उसका कोई मतलब नहीं है। हम्म, लेकिन अभी हम लोग आज लगातार तीसरे दिन इस विषय पर बात कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिनसे लग रहा है, जिससे सरकार के इंटेंट पर सवाल उठता है, सरकार की बिल्कुल मंशा पर सवाल उठता है, नियत पर सवाल उठता है। और ये जो जी हम लोग कह रहे हैं कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है, वो बार बार लगता है कि ये प्रयोग है। हम्म, एक और बड़ी खास बात, हमारे एक मित्र हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, एक बड़े चैनल जी के रिपोर्टर हैं। हम्म, उन्होंने पहली जो आज सुनवाई के लिए पहुंचे थे कि आज सुनवाई है और वो कोर्ट ही कवर करते हैं, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी उन्होंने कहा कि एक भी बड़ा वकील ज्ञानेश्वर जी नहीं आया अदालत में। अच्छा अब आप सोचिए कैसी बात है ये कि हम्म, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था, अभी जस्टिस संदीप मेहता ने और दूसरे भी एक जज ने, कि जब से हम्म, वो एलिवेट हो, कुछ दिन पहले की बात हम बता रहे हैं, उन्होंने हम्म, कहा था कि जब से हम एलिवेट होकर के आए हैं तब से एक एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे कि हमने आज हम्म, तक इतने बड़े वकीलों को एक साथ नहीं देखा था कि जो आकर के बहस कर रहा हो। अच्छा जानते हो वो मुद्दा क्या था? वो हम्म, मुद्दा था आवारा कुत्तों का। आवारा बिल्कुल कुत्तों के मुद्दे पर देश के सारे वकील घंटों घंटों बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सारे बड़े वकील, सब सीनियर जी एडवोकेट। हम्म, इस पर टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आवारा और अनाथ बच्चों के लिए भी कभी आप लोग खड़े हो जाइए। तो हम्म, वो था कि आवारा कुत्तों की सुनवाई के लिए सारे बड़े वकील पहुंचे थे। लेकिन हम्म, आज एक जनरल कास्ट के लोगों के खिलाफ, जो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ एक जो साजिश के तहत एक नियम बनाया गया था, उस नियम हम्म, पर सुनवाई होनी थी और एक भी सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं पहुंचा था। ये बताइए उनकी 2 लाइन की टिप्पणी थी कि एक भी सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं पहुंचा है। हम्म, हम उन्हीं को, जब हम लोग इस विषय पर डिस्कस करने आए तो हम उन्हीं का वो एक सैंडल देख रहे थे कि वो उन्हीं ने फिर ये एक्स पर डाला कि भाई रोक लग गई और ये टिप्पणी की है जी सुप्रीम कोर्ट। तो इससे हम्म, इससे भी नियत का पता चलता है, लोग कितने डरे हुए हैं ये भी देखिए। हर बड़ा वकील, पता नहीं बिल्कुल उसकी क्या राजनीति है, आपकी क्या राजनीति है भाई, आप न्याय के साथ नहीं खड़े बिल्कुल होंगे। हर बिल्कुल व्यक्ति जो है बिल्कुल प्रेमचंद की कहानी को कोट करता है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे। जी लेकिन यहाँ बिगाड़ के डर से लोग ईमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। सरकार बिगाड़ की के आंखें आगे, टेढ़ी न हो जाए इतना डर हाँ, पैदा हो गया कि आप वही, न सुनवाई करने को जाएंगे और न सुनवाई सुनने को जाएंगे और न दलीलें पेश करेंगे इतना बड़ा नहीं, भय वही, यह वही संयोग ऐसा, नहीं प्रयोगी है हाँ, ऐसा भय हो गया आपको कि आप जी जो हम आपने कहा, जो प्रेमचंद की बात है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे, हम लोग भी कर रहे हैं ना हम्म, ईमान की बात। हम लोग को भी डर है कि भाई बिल्कुल लोग नहीं देखेंगे, लोग हम लोगों को आज टीआरपी के लिए सब चुप्पी साध करके बैठे हैं, वोट के लिए हम्म, सारे नेता चुप्पी साध करके बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो भाई जी आप ईमान की बात, अगर ईमानदारी की बात, सत्य की बात और तथ्य की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन हम्म, ये स्थिति हो गई है समाज में, ये भी एक बड़ी चिंताजनक बात है। हम ये कह रहे थे कि हर दिन, हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सरकार हम्म, की नीयत पर सवाल उठ रहा है, जिससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे से ऐसा खेल हो रहा है जिसका शुद्ध रूप से संबंध राजनीति से है, दूसरे किसी बिल्कुल चीज से राजनीति से संबंध है। कुछ ही लोग हम्म, हैं जिनका, जैसे आपने नाम लिया ब्रजभूषण शरण सिंह का, उनको भी, भाई ऐसा तो है नहीं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% से ज्यादा राजपूत है कि वो उसी वोट से जीत जाएंगे, उनको भी पिछड़ी हम्म, जातियों के वोट मिलते हैं, दलितों के वोट नहीं मिलते हैं, उन्होंने वो भी बच्चों को जीतते हैं। सामने ला उन्होंने बच्चों को अपने कैंपस के भीतर सामने लाया जिसमें पिछड़ी जाति के बच्चे भी और उनके परिवार के बच्चे भी उन्होंने कहा कि देखिए ये बच्चे रोज शाम को हमारे यहाँ खेलने आते हैं कोई एक दूसरे की जाति नहीं जानता है सद्भावना से खेलते हैं जलपान करते हैं लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं हुई लेकिन ऐसा कोई कानून बना देंगे हम्म, जिसमें अनर्गल शिकायतें होने लगे तो फिर यह सद्भावना रहेगी कहाँ सद्भावना हम्म। टूट जाएगी और किसी खास वर्ग को आप निशाने पर लेंगे और मैं चुप रह जाऊं यह बात ठीक नहीं है हाँ, तो बिल्कुल उन्हीं के तरह के कुछ लोग हैं जिन लोगों ने जोखिम लिया, ये जोखिम उठाया कि जी चलो हम सच सच बात कहते हैं। हालांकि खतरा तो हम्म, उनके सामने भी है कि क्या पता बिल्कुल उन किस तरह से इस बात का प्रचार किया जाए कि इनको एससी एसटी और ओबीसी का विरोधी ठहरा दिया जाए और उसके बाद चुनाव में नुकसान पर करने की कोशिश हो। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ये जोखिम उठा करके हम्म, इस तथ्य की बात कर रहे थे। अब हम जो जो 2 बातें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो हम्म, कल की हम लोग की चर्चा के बाद की 2 बातें हैं। जी एक बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह ने बहुत लंबी चौड़ी एक पोस्ट लिख करके, 2 3 या 4 पोस्ट लिख करके उस हम्म, कमेटी के रिकमेंडेशन का ब्यौरा दिया है जिसके वो चेयरपर्सन थे।
जी। पार्लियामेंट की जो शिक्षा के मामलों की संसदीय समिति थी, उसके अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, हुँ, कहा जा रहा है कि इस कमेटी ने सिफारिश की थी। देखिए, दो दो जगह लोगों ने अपने अपना जान बचाने के लिए, जो सरकार के लोग जिन लोगों ने जारी किया था ये दिशा निर्देश, वो दो जगह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता खोज रहे थे। एक जी। तो रास्ता उन लोगों ने खोजा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है करने के लिए। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ओबीसी को शामिल करिए और ये नियम बदल दीजिए, फर्जी शिकायत वाली बात हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गाइडलाइन बनाइए, क्योंकि जो जो भेदभाव होता है कैंपस में, उसको रोका जाना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल। रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बनाइए जी, गाइडलाइन, निश्चित रूप से गाइडलाइन बने, लेकिन उसमें किसी भी वर्ग के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल, सुप्रीम जो कोर्ट को करे लाया गया। जो करे जो करे गड़बड़ उसके हाँ, खिलाफ कार्रवाई हो, जाति बिल्कुल। देखने की ज़रूरत क्या है? जी, जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत जी। नहीं है। और सब हुँ, स्टूडेंट है ना भाई, एक छात्र की पहचान होती थी, हम लोग सब लोग पहले छात्र राजनीति करते थे, तो छात्र हुँ, राजनीति की एक पहचान होती है ना, छात्र की पहचान होती है ना। जो हुँ, किसान बिल्कुल। आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों की जाति देखी जा रही थी, जब मजदूर हुँ, आंदोलन करते हैं तो मजदूरों की जाति देखी जाती है। तो छात्र जो, एक छात्र एकता होती थी, लोग हम लोग नारे हुँ, लगाते थे छात्र एकता जिंदाबाद। अब क्या छात्र एकता होगी? आप खुद ही कैंपस बिल्कुल। में इतनी इतनी जातियों में बांट देंगे छात्रों को, उसकी जो पहचान है, मूल पहचान है छात्र की, वो पहचान आप छीन लेना चाहते हैं उससे, उसको जाति में हुँ, बांटना चाह रहे हैं अपने राजनीतिक जी, लाभ के लिए। तो हुँ, उस समय सुप्रीम कोर्ट को ले आया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो बात चली नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करिए। हुँ, फिर उसके बिल्कुल। बाद एक दूसरा खोज करके ले आया गया बलि का बकरा बनाने के लिए दिग्विजय सिंह को, कि हुँ, दिग्विजय सिंह शिक्षा मामलों की संसद की अस्थायी समिति जो है शिक्षा मामलों की, उसके चेयरपर्सन थे, और उसी हुँ, कमेटी ने ये सिफारिश की है, उसी सिफारिश पर बना है। तो आज वो भी सब क्लियर कर दिया दिग्विजय सिंह ने, कमेटी की वो चेयरपर्सन थे उसमें। एक हमको लग रहा है वर्षा गायकवाड होंगी, हमको लगता है जो जनरल कास्ट के बाहर की हमको लग रहा है कि थी, बाकी मैक्सिमम नाम जो हम देखे सब जनरल कास्ट के लोग थे। जी, तो उस कमेटी ने क्या सिफारिश की है, उस कमेटी की सिफारिशों को लेकर के दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट लिखा है, उसमें उन्होंने हुँ, कहा है कि हमारी सिफारिश तो मानी नहीं आपने। अच्छा। और हाँ, हुँ, उन्होंने साफ कहा कि अपनी यूजीसी ने मनमाने तरीके से ये अपनी सिफारिशें लागू कर दी, और जिस तरह से कल हम बता रहे थे, कुछ चीजें क्लियर कर रहे थे बिल्कुल। हम अभी जी, उसको, दिग्विजय सिंह वाली पोस्ट जो है, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, उससे बड़ी हुँ, बड़ी चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से जो है कमेटी के ऊपर गलत तरीके से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हुँ, ये जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि कमेटी ने एक और बड़ी अच्छी सिफारिश की है दिग्विजय सिंह की कमेटी ने। हुँ, उन्होंने कहा है कि आप किस चीज को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, क्षेत्र, शारीरिक उस पर अवस्था पर भेदभाव माना जाएगा, उसकी एक सूची हुँ, बनाइए। अच्छा। ये कहा हुँ, था उन्होंने। हाँ, एक सूची हुँ, बना दीजिए। और उन्होंने हुँ, लिखा है कि अगर ये सूची नहीं बनाई गई तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा कानून का। आप ओपन बिल्कुल एंडेड सही। नहीं रख सकते हैं ना, आप जी, ओपन एंडेड नहीं रख सकते हैं ना, कि कुछ हुँ, भी कोई आदमी कुछ भी जाकर के कह दे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। क्या हुँ, कहा जाएगा और किस स्थिति में कहा जाएगा, तब उसको भेदभाव माना जाएगा, तब उसको उत्पीड़न माना जाएगा। इसकी आप एक लिस्ट मतलब बनाइए। शब्दावली तय कर दीजिए, शब्दावली हाँ, तय कर दीजिए। शब्दावली तय कर दीजिए कि ये शब्द जी, बोले जाएँगे, इस स्थिति में बोले जाएँगे, हुँ, और या फिर तो और दूसरी चीज़ें कि हुँ, किस-किस स्थिति में उसको माना जाएगा कि ये उत्पीड़न है। इसकी जी, स्थिति आप शब्दावली तय कर दीजिए, इसके वो सब वो तय कर दीजिए, तो वो नहीं किया यूजीसी ने। हुँ, तो अब नहीं किया तो दुरुपयोग की आशंका है कि कोई कुछ भी जाकर के आरोप लगा सकता है। आप अगर तय हुँ, कर देंगे, तो ये तो नहीं होगा ना कि किसी जनरल कास्ट के बच्चे ने अगर अपना नोट्स देने से मना कर दिया तो जाकर के उसको फँसा दिए, तो नहीं होगा ना फिर। कि नहीं उसने होगा, हमको नोट्स बिल्कुल नहीं देने होगा। से मना कर जी, दिया। तो हुँ, ऐसी चीज़ें जो हैं, इस तरह से आप शब्दावली करिए, वो उन्होंने नहीं किया। फिर हुँ, जनरल कास्ट को अलग छोड़ दिया जाए, दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जनरल कास्ट को छोड़ दिया जाए। ये भी हमने नहीं कहा है कि जनरल कास्ट को आप बाहर हुँ, छोड़ दीजिए, ये भी यूजीसी का डिसीजन है। तो ये जो जी। 2 बातें हैं कि अच्छा, फर्जी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो, ये भी यूजीसी ने जोड़ा है। तो अब ये बताइए, तीनों। बताइए, ये हाँ, न्याय की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे ही आपने बाधित कर दिया। ये हुँ, तो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता जिसे हम अमित शाह कहते हैं, उसमें भी हाँ, तय है कि यदि आप फर्जी मुकदमा करेंगे, तो आपके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है और यहाँ फर्जी मुकदमा करने और फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। नहीं होगी। ये जोड़ दिया गया, आपने नियम में जोड़ जी। दिया ये। हुँ, अब बताइए, उन्होंने लिखा है, दिग्विजय सिंह ने बहुत कैटेगोरिकली लिखा है कि द डिसीजन टू नॉट इंक्लूड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वाज आल्सो मेड बाय द यूजीसी। जी। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को इसमें भेदभाव वाले उसमें नहीं शामिल करेंगे, ये कैटेगोरिकली यूजीसी ने बनाया है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश नहीं की थी। और उसी हुँ, तरह से उन्होंने लिखा है कि क्लैरिफाइंग दैट एक्ट्स एंड इंस्टेंसेस काउंट एज डिस्क्रिमिनेशन वुड नॉट जस्ट स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो डायलूट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेगुलेशन बीइंग मिसयूज्ड। उन्होंने हुँ, वही जो अभी हम कह रहे थे कि अगर आपने नहीं किया ऐसा, अगर आप लिस्ट बना जी। देते हैं, तो हुँ, उससे इसके दुरुपयोग की संभावना कम होगी,
और भेदभाव को रोकने की संभावना मजबूत होगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो भेदभाव बढ़ने की संभावना और इसका दुरुपयोग बढ़ने की संभावना है। तो अब ये हम्म, तीनों, ये बात जो आप एक ठीकरा फोड़ना चाह रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटी पर, वो भी नहीं फूटा। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बिल्कुल ने कहा कि हमने तो किया ही नहीं रिकमेंडेशन, ये तो यूजीसी ने अपने मन से कर लिया। तो जी। अब आप अगर इसके बावजूद बरगलाने की कोशिश हुई है, इससे भी तो लग रहा है कि ये प्रयोग हो रहा था, ये इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद था, या फिर हाँ कुछ हाँ, लोगों का की मजबूरी है कि बिल्कुल, भाई जो कहने वाले कहीं रहे ना अजीत जी, कहने वाले कहीं रहे ना कि पहले कमंडल साधा गया था, अब मंडल भी साधा जा हाँ, रहा है, और हाँ, मंडल कमंडल को साध कर बीजेपी इतनी बड़ी बन जाना चाहती है कि कोई सामने से कोई टिके ही नहीं टिके। तो ठीक है। इस बहाने ऐसे चलने वाला थोड़े है। हाँ, नहीं, आप तो समाज बाँट रहे हैं ना, और आप समाज में जी। विभाजन बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुँ, कहा कि ये आप समाज में विभाजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो 75 साल में हासिल किया, हम लोगों को 75 साल की आज़ादी के बाद हम लोग को इस दिशा में बढ़ना था कि एक जाति हुँ, विहीन समाज बने। कितने लोगों ने, हमारे कितने महापुरुषों ने जाति समाप्त करने की कोशिश की। बहुत हद तक जाति के बंधन ढीले हुए हैं, ये हम सब अपने आस-पास देख रहे हैं। जब से शहर बिल्कुल। बनने शुरू हुए, महानगर बनने शुरू हुए हैं, तब से और ज़्यादा हो गया। शहरों में और महानगरों में कौन पड़ोसी आकर के है, उसकी जाति कौन देख रहा है? तो क्यों जो नहीं दिख रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अब एडमिशन के लिए आपने सीयूईटी का प्रावधान कर दिया है, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम दे करके बच्चे देश भर के आ रहे हैं पढ़ने, मेरिट के आधार पर आ रहे हैं। तो उसमें क्या जातिवाद हो रहा है? उसमें कौन जी, जाति पूछ रहा है एक दूसरे की? इस देश में हम सैकड़ों सैकड़ों उपनाम हैं, टाइटल्स हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनसे आप जाति का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। सेम उपनाम हम लोग, कितने लोग जानते हैं कि कि गहलोत जो है वो पिछड़ी जाति के हैं, अशोक गहलोत, और थावरचंद हुँ, गहलोत जो है वो अनुसूचित जाति के हैं। तो हुँ, गहलोत पिछड़ी जाति का आदमी भी मिले, और कैलाश गहलोत जाट हैं, अगड़ी जाति के हैं दिल्ली में। तो कैलाश जो बिल्कुल। मंत्री थे आप आम आदमी पार्टी की सरकार के, तो गहलोत जो है वो अगड़ा जगड़ी जाति भी है, गहलोत पिछड़ी जाति भी है, और गहलोत दलित जाति भी है। तो ये हुँ, कौन डिस्क्रिमिनेट करेगा जाकर के, जिसको पता नहीं है? और किसको पता लगाना है यूनिवर्सिटी में बैठ करके ये जो गहलोत है वो कौन से वाले गहलोत हैं? तो मैं हजारों बिहार में ही देखता हूँ अजीत जी, परबत्ता से एक चुनाव लड़ा करते थे दिगंबर तिवारी। तो जब हुँ, दिगंबर तिवारी का नाम आया कि दिगंबर हाँ, तिवारी की जाति कौन, तो कौन आदमी चौरसिया, मानेगा? सब हाँ, मानेगा, ब्राह्मण होंगे, भूमियार होंगे, बिल्कुल, ये हाँ, होंगे, वो होंगे। वो जाति के चौरसिया थे। चौरसिया हैं, हाँ, मेरे ही टाइटल को लेकर कितना कंफ्यूजन है। हाँ, बादशाह कौन? मैं ब्राह्मण, हाँ, मैं भूमियार, हाँ, मैं हाँ, कायस्थ, मैं हाँ, रविदास, क्या हूँ? हाँ, किसी को समझ में ही नहीं हाँ, आती है बात। हाँ, जी, वही। तो ये जो इतनी जातियाँ हैं, जिनके बारे में बिहार के लोग महाराष्ट्र की जातियों के बारे में क्या जानते हैं? जी, नहीं जानते हैं। भाई हुँ, हम वहाँ गाँव के नाम के साथ लोग कर लगा लेते हैं और वो टाइटल हो जाता है। हुँ, गाँव का बिल्कुल। आदमी है तो गावस्कर होगा, तेंदुल गाँव का आदमी है तो तेंदुलकर होगा। तो उसमें जाति क्या जाएगी? मारवाड़ी में ही देखिए ना, मारवाड़ी में गाँव का नाम जुड़ा होता है। हाँ, तो उससे टाइटल तो थोड़ा पता चलेगा, उससे क्या टाइटल से बिल्कुल, आप जाति पता करेंगे? और जी, उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत के बारे में, उनकी टाइटल्स, उनकी जाति का अंदाजा नहीं है। दक्षिण भारत के बच्चों को पश्चिम के बारे में नहीं पता है, पश्चिम वाले को पूरब का नहीं पता है। तो ये हुँ, तो इतना इतना इस बात के हज़ारों जातियाँ हैं, हज़ारों उपनाम हैं, ये कौन तलाश रहा है जाकर के? आप हुँ, ज़बरदस्ती इस बात को उसके दिमाग में भर रहे हैं। 18 साल का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके दिमाग में भर रहे हैं कि तुम इस जाति के हो और तुमको इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तुम कॉन्शियस रहो, तुम दूसरे पर आरोप लगाओ, दूसरे को फंसा दो, दूसरा आशंकित रहे कि फंसाया जा सकता है। ये क्या कोई अच्छा काम हो रहा था? आजादी हुँ, के इतने वर्षों के बाद हमारे बिहार में, प्रदेश में, हम ही लोग के प्रदेश में जयप्रकाश नारायण ने जाति हटाने की क्या इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, और लोगों ने अपने अपने टाइटल हटाने बंद कर दिए। हटा दिए ना, बिल्कुल, सारे टाइटल्स लोगों ने हटा दिए। और तमाम जो जी, छात्र युवा वाहिनी के सदस्य थे, जितने लोग उससे जुड़े, आज जितना जितना टाइटल आप देखिए, बिना टाइटल के लोग सबसे ज्यादा बिहार का मिलेगा। सिर्फ हुँ, कुमार हुँ। लिख रहा है, रंजन लिख रहा है, प्रकाश लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, वो टाइटल नहीं लिख रहा है। नहीं, 2 बड़े चेहरे देखिए ना, लालू यादव नहीं लिखते हैं, लालू लालू प्रसाद। प्रसाद लिखते हैं। हाँ, नीतीश नीतीश कुमार, कुमार हाँ, दिखते हैं। आप देखिए हाँ, ना, जगन्नाथ मिश्रा ने अपना टाइटल हटाया था, याद हटा दिया कीजिए। था। हाँ? हाँ, डॉक्टर और जगन्नाथ लिखते बिहार थे। में ही विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, क्या कोई हुँ, जाति थी उसमें? हाँ? जो नहीं दान तो देने वाले थे, जाति देखकर दान दे रहे थे? या जिसे दे रहे थे, जाति देखी जा रही थी? बिल्कुल नहीं। तो ये आंदोलन कितने बड़े महापुरुषों ने हम लोगों के यहाँ जाति तोड़ने का आंदोलन शुरू किया, जातियों का मेल-मिलाप कराना शुरू किया, और कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों से होने भी लगा। अब आप फिर जी। पूरा समय का चक्र उल्टा घुमाना चाह रहे हैं कि हुँ, हम जाति की ही आइडेंटिटी होगी, दूसरी आइडेंटिटी हम नहीं होने देंगे। एक तरफ आप बिल्कुल। कहते हैं कि एक राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीय की बात करते हैं, तो वही पहचान क्यों नहीं रहने देते हैं? क्यों जाति की हुँ, पहचान को इतनी तरजीह देने में जुटे हुए हैं? और ये आज आज हम एक 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 आर्टिकल पढ़ रहे थे अंग्रेजी के, हुँ, द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में है, अभी हम देख के बता जी। भी देंगे आपको। हुँ, उसमें लिखा है, इस सब आदमी कहता है, ये एक बड़ी नैरेटिव बनाया जाता है कि सफाई कर्मचारी जो होता है वो हमेशा दलित ही क्यों होता है? हुँ,
ऊंची जाति के लोग सफाई कर्मचारी क्यों नहीं होते हैं? आज हमने वो बिल्कुल। आंकड़ा देखा है ज्ञानेश्वर जी कि 66% जो है कर्मचारी जो है पिछड़ा, दलित और एसटी समाज का है। सफाई कर्मचारी 66% पिछड़ा, जी। दलित और एसटी समाज 66%, हुँ, जिसकी हुँ। आबादी आप बताते हैं कि 74% है। तो इसका मतलब आबादी से कम अनुपात में आप सफाई का काम कर रहे हैं, और दूसरा आदमी जो दूसरा वर्ग है, सामान्य वर्ग और मुस्लिम, वो अपने आबादी के अनुपात से ज्यादा काम कर रहा है सफाई कर्मचारी के। अजीत तो जी, यहीं एक छेपक के रूप में आपको बताएं कि पटना में कई वर्षों के बाद इस बात की जरूरत महसूस हुई, जब बहुत बारिश हो गई थी, कि घर के मैला टंकी को साफ कराया जाना है। तो मैला टंकी साफ कराने के लिए हमने दानापुर नगर परिषद से संपर्क किया, तो मालूम हुआ उनकी गाड़ी खराब पड़ी है। तो अब निजी क्षेत्र में खुदा जाने लगा। तो मालूम हुआ कि निजी क्षेत्र से एक गाड़ी मिली। अब गाड़ी चलाने वाले कौन? मैला टंकी। गाड़ी चलाने वाले कौन? वो तो आजकल मशीन लगी होती है और आकर हम्म, के साफ हो जाती है, सोख लेती है। तो गाड़ी चलाने वाले और चलवाने वाले वो मिथिला के झाजी। मिथिला के झाजी मैला टंकी साफ करवा रहे हैं, और उनका नाता पुराना आर्यावर्त इंडियन सड़क अखबार से था। तो देखिए इस कहाँ से क्या कर लेंगे आप? वही तो वही तो जाति जी, टूट रही है ना। इसका मतलब जो जी कास्ट बिल्कुल। जिस काम के लिए ये आरोप लगाया जाता था तमाम पिछड़ी जातियों के ऊपर कि जो पार्टियां बनी हैं, तमाम समाजवादी राजनीति करने वाली पार्टियां जिनके पिछड़ी जाति के प्रवक्ता बैठे होते हैं, वो यही बात कहते हैं कि हुँ, सफाई कर्मचारी क्यों नहीं होते हैं। तो ये आंकड़ा आज ही के अखबार का ये आंकड़ा पोस्ट होना चाहिए कि हुँ, सिर्फ 66% सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो SC ST और OBC समाज से आते हैं, बाकी हुँ, सब दूसरे समाज के हैं। इसका मतलब दूसरा समाज कौन? जनरल कास्ट का है या मुस्लिम है? बिल्कुल। तो अब हुँ, आप बताइए कि 66% है, 74% आपकी आबादी आप ही के हिसाब से, आप तो 85% जी, कहते हैं, हम मान लीजिए 74% कह रहे हैं, तो वो हुँ, स्थिति है। तो हर काम हर व्यक्ति करने लगा है। जो अभी एक आदमी हमको बता रहा था कि जो कई नाम, एक गाने में मोची शब्द आ गया था, तो ये हुँ, मान लीजिए कि कई लोगों ने इस पर आपत्ति की, शब्द हटाने पड़े, बदलने पड़े, लेकिन जो सबसे महंगी जूता बनाने वाली कंपनी है मोची, उसका मालिक थोड़े उस जाति से हाँ, आता है वो जिस जाति की बात आप बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो इसका कोई, ये जो खान चचा रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं वो दूसरी जाति के हैं, वो मुसलमान नहीं है। और देखिए ना अजीत जी, हम और आप यदि चमार कह दें, तो फिर हाँ, क्या से क्या हो जाएगा। हो जाती है, लेकिन हाँ, जनक राम तो अपना नाम ही जनक चमार लिखते हैं, करते हम हैं, और आप हाँ, क्या कर सकते हैं। हाँ, और यदि जातियों की ग्रंथावली को देखना हो, या जातियों को आरक्षण देने और न देने के नियमों का हवाला देना हो, तो वहां तो आपको जातियां पढ़नी ही होगी। तो पढ़नी आप होती है। कैसे रोक हाँ, लेंगे, कैसे रोक लेंगे हैं? हाँ, तो वो दस्तावेज में सब आदमी अपनी जाति लिखता है, उस जाति के जी। आधार पर जिसको लाभ हो सकता है वो लाभ लेता है। हम्म, ईडब्ल्यूएस के भी लोग लाभ ले रहे हैं, और 10% आरक्षण में 80-85% अगड़ी जाति के लोग, सवर्ण लोग आ जाते हैं उसके आरक्षण में। तो वो भी लोग भी लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये हम्म, एक सब समाज में तो ये चीजें कम हो रही थी ना, समाज में ये चीजें बिल्कुल। नहीं हो रही थी। ये एक हम्म, दूसरे शिक्षण के उसमें, नौकरी के मामले में हो रहा है, लेकिन समाज के स्तर पर जातिवाद, जाति विभेद कम हो रहा था। लोग घुल हम्म, मिल रहे थे आपस में, लोग जातियां नहीं पूछ रहे थे, जाति तोड़ने के भी उपाय हुए थे। और हमने कहा ना कि महानगर शहर बसने से अपने आप जाति के बंधन ढीले हुए, डाइल्यूट हुआ है। लोग नौकरी की तलाश में निकले और गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं और भूमिहार हैं और गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो हम्म, उससे तो अब वो क्या उसका ईगो रहेगा। तो ये चीजें हम्म, धीरे धीरे समाज में बदल रही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या प्रतिगामी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, जो हम लोग हासिल कर रहे हैं उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये जी। एक बड़ा सवाल सरकार के इंटेंट पर इसलिए भी था, जो हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अंडरलाइन किया, और दिग्विजय सिंह ने जिसका भेद खोला कि हमने नहीं किया था सिफारिश, ये सब यूजीसी ने किया, अपना नियम बनाया, हमारी सिफारिशें ऐसी नहीं थी। जो हम्म, दूसरा घटनाक्रम हम ध्यान में दिलाना चाह रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, और आपके ने भी पता नहीं देखा या नहीं, ये जी। हमको लगता है हम सबसे देख रहे हैं, तब से पहली बार हुआ है कि किसी सोशल मीडिया हैंडल ने देश के राष्ट्रपति के पोस्ट को कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नोटिस जारी किया। ये बताइए। पहली जी। बार हुआ है, पहली बार हुआ है। हम्म, इसके पहले आपको आपको ध्यान है कभी? आप नहीं तो नहीं कम्युनिटी नहीं नहीं, गाइडलाइंस बिल्कुल नहीं, सख्ती से बिल्कुल पालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कम्युनिटी गाइडलाइंस का हम सब लोग पालन करते हैं। हर आदमी जो जी। सोशल मीडिया के बारे में जानता है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करता है। हम्म, एक्स ने फ्लैग किया है कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड है उसका उल्लंघन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक पोस्ट को। और वो अच्छा। पोस्ट क्या है ज्ञानेश्वर जी? वो पोस्ट है, कल हम्म, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, और उस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जब अपना शुरू किया भाषण, हम्म, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जी। दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। किसके लिए? जी। दलितों, पिछड़ों, वंचितों, पिछड़ों। जनजातीय समाज, मतलब दलित, वंचित, पिछड़ा और
आदिवासी जो एसटी है, एससी, कहाँ एससी, चला गया ओबीसी। जनरल क्लास? जी। तो ये बात कह रही हैं, राष्ट्रपति ने अपने जी। अभिभाषण में कल कहा, इसकी पोस्ट आई सोशल मीडिया में, और हम्म। एक्स ने इसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ मानते हुए इसको फ्लैग किया और कहा हम्म। कि देश का राष्ट्रपति हर वर्ग के लिए काम करता है। सही राष्ट्रपति की बात, सरकार हर बिल्कुल। वर्ग के लिए काम करती है, जिसमें जी। सामान्य वर्ग के भी लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग आते हैं। हम्म। अब आप सोचिए, ये क्या, ये ऐसी हो गया होगा? राष्ट्रपति ने ऐसी, ऐसे तो होता नहीं है कि राष्ट्रपति आई और अपने बोलने लगी आकर के उनके सामने, तो नहीं, जाब्ता बिल्कुल। भारत सरकार की ओर से तैयार करके दिया गया भाषण होता है। जी। क्या भारत सरकार के लोगों को इतनी बात पता नहीं है? आमतौर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण हम लोग कैसे सुनते हैं, या प्रधानमंत्री का संबोधन कैसे सुनते हैं? प्रधानमंत्री जब हम्म। लाल किले पर खड़े होते हैं तो क्या संबोधन करते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति कैसे संबोधित करती हैं? मेरे प्यारे देशवासियों। तो ये जी। कहां से आ गई कि आपकी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और जनजातीय समाज के लिए काम कर रही है, और बाकी लोगों के लिए हम्म। कौन काम करेगा? हम्म। आपकी सरकार बाकी लोगों तो, के लिए काम नहीं करेगी। तो बहुत गंभीर मसला है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये, इसका मतलब आप हर जगह इस तरह की चीजें घुसा रहे हैं। हम्म। जहां जहां आज तक का प्रैक्टिस रहा है, आज तक का ये प्रैक्टिस रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्यारे देशवासियों को संबोधित करते हैं, आप वहां भी दलित, जी। पिछड़ा, जनजातीय समाज और ये ले आने लगे। और हम्म। उसमें आप जानबूझ करके एक कास्ट को उसमें हर जगह छोड़ रहे हैं, एक समूह को छोड़ रहे हैं, कास्ट के एक बड़े समूह को आप हर जगह छोड़ रहे हैं। जी। वो तो ये तो ये अनजाने में नहीं हो रहा, इतनी चीजें अनजाने में हम्म। थोड़े हो जाएंगी हम्म। कि एक यूजीसी का संयोग नहीं नोटिफिकेशन जारी हो प्रयोग रहा है, है। संयोग नहीं हाँ, प्रयोग है। संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं हो सकता जी। है, इतने संयोग एक ही साथ होने लगे। और हम्म। अभी जब सब चुनाव आ रहे हैं, और जब आपके ऊपर अपोजिशन के राहुल गांधी का जितनी आबादी उतना हक का नारा आपके सिर पर हैमर होने लगा है, जब आपको चिंता होने लगी कि ओबीसी और पिछड़ी जातियां, आदिवासी, दलित जा सकते हैं अपोजिशन के साथ, तो अचानक ये सारे संयोग होने लगे हम्म। कि पार्लियामेंट की कमेटी कुछ और सिफारिश कर रही है, और आप अपने मन से उसमें यूजीसी दूसरा गाइडलाइन जारी कर दे। ये बिल्कुल। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये लिख दिया जाए, बाकी प्यारे देशवासियों की जगह ये लिख दिया जाए। तो ये सब, इसका मतलब एक प्लान के तहत जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति उन्होंने कभी ये इसके पहले इस तरह की बात नहीं सुनने को मिली थी। जी। हाँ, चुनाव में जाति का जो इस्तेमाल होता है, उनकी जाति के बारे में लोगों को पता चल गया, बताया, उन्होंने भी हम्म। बताया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो अपने आप एक पिछड़ी जातियों का एक रुझान अगर प्रधानमंत्री है, तो इस प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता जी। है, वो उनके साथ उनका जुड़ाव हुआ। और हम्म। बाकी जो जनरल कास्ट है वो दे ही रहा था, मझोली जातियां जो है वो दे ही रही थी, अति पिछड़ी जातियां देने लगी। तो अपने आप हम्म। बीजेपी का एक मजबूत वोट आधार बनता चला गया। अब उसमें डेंट हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, जब हम्म। कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया, जाति आरक्षण। सबसे पहले कहा कि हम जाति गणना कराएंगे, फिर उसके बाद जी। कहा कि जाति का आरक्षण निजी सेक्टर में भी लागू होगा। फिर ये हम्म। हर जगह राहुल गांधी ने पूछना शुरू किया, पत्रकारों तक से हाथ उठवाए उन्होंने कि आप बताइए इसमें कितना पिछड़ी जाति का आदमी है। ये इस तरह हाँ, की बातें कर रहे ये तो हम हैं। लोगों ने बिहार में देखा ना, मुजफ्फरपुर में उन्होंने चुन चुन कर पहचान करके उस जमात के पत्रकारों को बुलाया और कहा कि आपसे विशेष संवाद करना है। वहां हाँ, जनरल क्लास के पत्रकार छोड़े गए, उन्हें अछूत हम्म, बनाया गया। तो वो पूछने लगे, वो तो यहां तक चले गए कि 3 ही सचिव हैं ओबीसी एससी जाति के, सचिव जी। कहाँ है, कौन सचिव है, कितना हम्म। पत्रकार है। वो पूछने लगे कि मिस इंडिया में नहीं होती है पिछड़ी जाति की। अब सोचिए, बताइए। मिस इंडिया में भी आरक्षण, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में आरक्षण लागू करा दे, उनका बस चले हम्म। तो क्या उनसे घबरा गई है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हम्म। कि भाई इतना रेडिकल लाइन जब राहुल गांधी ले रहे हैं। एक समय एक रेडिकल लाइन उन्होंने उस समय लिया था, जब उन्होंने अपने को बताया कि हम दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं, और जनेऊ हम्म। पहन के फोटो खिंचवाई, तो एक वो एक्सट्रीम लाइन थी उनकी। फिर एक बिल्कुल। दूसरी एक्सट्रीम लाइन ले ली, उन्होंने कहा कि कहाँ है पिछड़ी जाति का लोग, न सचिव होता है, न पत्रकार होता है, न अखबार का मालिक होता है, न मिस इंडिया होती है। तो जब उन्होंने हम्म। ये रेडिकल लाइन ली और जो जो एजेंडा सेट किया, हमको तो इतनी हैरानी होती है कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करती थी कांग्रेस पार्टी, जब तब तक कांग्रेस हारती रही। जब तक हम्म। एजेंडा बीजेपी सेट करती रही, तब तक कांग्रेस हारी, तमाम दूसरी पार्टियां हारी। आज हम्म। एजेंडा ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सेट कर रहे हैं, और बीजेपी उस पर जवाब दे रही है। राहुल सही, गांधी ने एजेंडा बिल्कुल। सेट किया, जब कहा जाति गणना होगी, हम जातीय गणना कराएंगे, और अपोजिशन में थे नीतीश कुमार, और उस समय एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी के अपोजिशन में थे, जब बिहार में जाति जनगणना वाली बातें शुरू हुई और कराई गई। तो हम्म। अब उसके बाद अचानक आपाधापी में भारत सरकार ने भी कह दिया कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। बिल्कुल। तो ये तो आपका एजेंडा नहीं था, आप तो पहले मना करते थे, भाजपा तो पहले मना करती थी कि जाति जनगणना नहीं करेंगे, फिर आप जाति जनगणना कराने लगे। अब जी। इसके बाद आप अब राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कहेंगे कि हम निजी क्षेत्र में भी और न्यायपालिका में भी और सेना में भी सब जगह हम आरक्षण करेंगे।
तो आप सब जगह आरक्षण करेंगे, निजी सेक्टर में भी आरक्षण कराएंगे, न्यायपालिका में भी कराएंगे। और अब ये आकर लेके आ गए कि हम अब इतने पर नहीं, हम एफर्मेटिव एक्शन होता है, आरक्षण देना एफर्मेटिव एक्शन होता है कि हम उस जाति को आगे बढ़ाएंगे। आप उस जाति जी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जाति को गिरा करके कुचल के हम तब उसको आगे बढ़ाएंगे। आप इस पर आ गए हैं बिल्कुल कि हम बिल्कुल। उसका सम्मान बढ़ाने के लिए तुम्हारा अपमान करेंगे। जब हम्म, तक आप दूसरे का सम्मान बढ़ा रहे हैं तब तक किसी को आपत्ति नहीं है। आप एक दूसरे बड़े समूह का अपमान करके किसी और समूह का सम्मान मत बढ़ाइए, ये नहीं हम्म, होना चाहिए। तो ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रही है। ये विपक्ष का एजेंडा था। जी भाजपा का बिल्कुल। एजेंडा तो राष्ट्रवाद का है, व्यापक हिंदुत्व का हम्म, है, सबका हम्म, डीएनए एक है। ये बात है ना, आरएसएस के प्रमुख तो यही कहते हैं ना कि सबका डीएनए एक है। बिल्कुल। मुसलमान का भी डीएनए आप बताते हैं कि वो भी इस देश में जन्मा हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि इस देश में जन्मा हुआ, मुसलमान भी सब हिंदू ही हैं, उनके भी वंशज हिंदू थे, तो सबका हम्म, डीएनए एक है। तो आप हिंदू मुसलमान का डीएनए चेक करते करते अब अगड़ा पिछड़ा का भी डीएनए चेक करने लगे। आप डीएनए के हम्म, आधार पर भेदभाव करने लगे समाज के अंदर। तो ये सब चीजें एक प्रयोग के तौर पर हो रही थी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको विराम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल। प्राथमिक वो फैसला किया, उसने उस अदालत ने रोक लगा दी, यूजीसी और सरकार को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। और ये एक जो टिप्पणी की है उससे लग गया है कि सरकार को क्या करना है। एक गाइडलाइन भी अदालत ने दे दिया है, उसमें कहा जी। गया कि जो शब्दावली है उससे दुरुपयोग की आशंका है, तो उस हम्म, शब्दावली को ठीक करिए, आप उन चीजों को ठीक करके ले आइए। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है अगली सुनवाई में कहे कि हाँ ठीक है, ये गाइडलाइन आपकी ठीक है, ये लागू करिए। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नजर में, सरकार की नजर में, यूजीसी की नजर में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी का हक मार करके, किसी को अपराधी बता करके बाई डिफॉल्ट आप एक समाज को कह रहे थे कि अपराधी हैं लोग। 18 साल का बिल्कुल। बच्चा अगर जाता है जनरल कास्ट का, बाई डिफॉल्ट आप उसको अपराधी बना दीजिएगा। तो ये हम्म, चीजें ठीक होनी चाहिए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक की है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी और वो भी ठीक करेगी। चलिए तो कोशिश करें और इस बात की प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सबका साथ सबका विश्वास यह जरूरी है, तभी देश अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा। और नहीं तो आप बांटेंगे, और बांटेंगे तो फिर क्या होगा? वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, देश में अशांति फैलेगी, सब कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रारंभिक जीत मिली है, सरकार की नजरें खुलनी चाहिए, इस बात की अपेक्षा हम रखते हैं। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज की मानव जगह पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।